Assalamualaikum. So this is my second video on the topic of important UQs of reproduction physiology. So let's see कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. Give the site of secretion and function of human chorionic gonadotropin hormone. तो यहाँ पे दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक site of secretion and second function of HCG. ठीक है, सबसे पहले हम साइट ऑफ सेक्रीशन की बात करते हैं. तो साइट ऑफ सेक्रीशन यहाँ पे दो हैं. जो 2 मंथ से पहले अगर हम देखें तो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट इसे सेक्रीट कर रहे होते हैं, और आफ्टर दैट जो है क्योंकि एक प्लेसेंटल हार्मोन्स है तो इसे प्लेसेंटा सेक्रीट कर रहा होता है जब तक प्लेसेंटा रहता है. ठीक है, तो दो इसकी साइट ऑफ सेक्रीशन होगी. आपने पॉइंट्स बना के जैसे ये लिखना है कि बिफोर 2 वीक्स सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, या जो भी आप इसे प्रोनाउंस करते हैं, और आफ्टर दैट जो है प्लेसेंटा से सेक्रीट करता है. उसके बाद हम आ जाते हैं फंक्शन ऑफ ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. तो ये टोटल हमारे पास जो है वो 7 है. फर्स्ट हमारा क्या है कि इसका फंक्शन जो है ग्रोथ हार्मोन की तरह है. ग्रोथ हार्मोन एज यू नो कि उसका फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस कराना, तो समवट इसका फंक्शन भी प्रोटीन के सिंथेसिस कराना है. इस तरह से ये ग्रोथ को भी इन्हांस करा दे. तो प्रोटीन सिंथेसिस हो गया. सेकेंड इसका फंक्शन ये है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को डिक्रीज़ करता है. अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी डिक्रीज़ होगी तो आपको पता है कि ये मदर के अंदर काम हो रहा था. ठीक है, वहाँ पे जब इंसुलिन सेंसिटिविटी डिक्रीज़ होगी तो मदर ग्लूकोज को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ नहीं कर पाएगी. जब उसे यूज़ नहीं कर पाएगी तो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो एक सोर्स होता है कि फीटस के लिए ग्लूकोज को प्रिजर्व किया जाए. तो ये एक केस होता है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को डिक्रीज़ करा देती है, जिसकी वजह से फीटस को ग्लूकोज की सप्लाई कंटिन्यूसली मिलती रहती है. और अब क्योंकि मदर को भी कोई सोर्स हमें चाहिए होता है, मदर को भी एनर्जी प्रोवाइड करने का, तो ये करता है कि ये जो फ्री फैटी एसिड्स हैं उनके रिलीज़ को प्रमोट कराता है. ठीक है, प्रमोट द रिलीज ऑफ फ्री फैटी एसिड फ्रॉम द स्टोर्स ऑफ मदर. तो फैटी एसिड जो है वो मदर के लिए एनर्जी की सप्लाई बन जाती हैं, और ग्लूकोज जो है वो फीटस के लिए बन जाता है. उसके बाद हमारे पास थर्ड फंक्शन इसका आता है. दिस इज़ द थर्ड फंक्शन. तो इसका काम होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना है. एज वी नो कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है 5.5 to 6 वीक तक जो है ये इन्वोल्यूट हो जाता है और वो कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन ये प्रिवेंट करता है इसकी उसकी क्या कहते हैं उसको, डिग्रेडेशन को, डीजेनरेशन को. तो उसको मेंटेन करता है. एक तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम को ये एक्टिवेट करता है कि वो सेक्रीट करे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जब इंक्रीज़ होते हैं तो उससे क्या होता है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, जो उसकी रेसिजुअल नेचर होती है, जो स्ट्रोमा उसके अंदर फिल होता है, या ग्लाइकोजन का स्टोरेज उसके अंदर ज़्यादा होता है, तो उसको मेंटेन करती है. ठीक है, तो ये एस्ट्रोजन आपको पता है कि ग्लाइकोजन को उसके अंदर डिपोजिट कराती है. तो कॉर्पस जो ल्यूटियम होता है उसको फोर्स करती है कि वो इन हार्मोन्स को रिलीज़ करे, जिसकी वजह से रेसिजुअल नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम मेंटेन रहे. उसके बाद इसका फिक्स फंक्शन ये है कि ये अगर मेल फीटस है तो उससे टेस्टोस्टेरॉन को सेक्रीट कराती है. तो आपको पता है जब टेस्टोस्टेरॉन सेक्रीट होता है तो उसके क्या फंक्शन होते हैं कि उसने मेल के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको डेवलप करना है, और सेकंड उसने टेस्टिस का डिसेंड कराना है. तो ये फंक्शन जो है लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेल फीटस के लिए है. उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे 6th फंक्शन की तरफ. तो इसने आपको पता है कि एम्ब्रियो की भी इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन हो सकती है, क्योंकि वो भी एक फॉरेन मटेरियल से बना है. स्पर्म जो है वो बाहर से कहीं से आया. ठीक है, तो ये जो है इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन को भी प्रिवेंट करती है ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. और इसका 7th फंक्शन जो है वो ये है कि मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करते हैं, विच इज़ रिटन ओवर हियर. अब मेंस्ट्रुएशन अगर आप खुद कंसीडर करेगा, अगर इस ड्यूरेशन के अंदर मेंस्ट्रुएशन होगी तो इससे ऑफकोर्स फीटस जो है वो क्या हो जाएगा, उसका अबॉर्शन हो जाएगा, जिसे हम ज़ाया होना कहते हैं. तो ये इसके 7 इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं. आपने इसको याद रखना है कि प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है, ग्लूकोज की सप्लाई बढ़ाता है फीटस के लिए, उसको स्टोर करा के कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, उससे फोर्स करता है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रीट करे ताकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो मेंटेन रहे. साथ में टेस्टोस्टेरॉन का रिलीज़ कराता है, इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन को प्रिवेंट करता है, एंड आफ्टर ऑल ऑफ देम के क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करता है. उसके बाद हमसे पूछा गया था, हम यहाँ दोबारा आ जाते हैं, व्हाट इज़ द फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. तो कुछ मैंने इसका आपको बता दिया था कि इसने इन्वोल्यूट होके क्या हो जाना होता है, कॉर्पस एल्बिकन के अंदर कन्वर्ट हो जाना होता है. ऑलमोस्ट 10 to 14 डे जो नॉर्मल एक साइकिल होता है, आपको पता है 28 डेज़ का पूरा साइकिल होता है. तो 10 to 14 डेज़ के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, तो हम 2 क्लासेज में इसको लाजिम पर क्लासीफाई करते हैं. अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो 10 to 14 डेज़ के अंदर ये इन्वोल्यूट होके कॉर्पस एल्बिकन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. अगर
फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये परसिस्ट रहता है 6 मंथ तक, और ये जो है मतलब यानी कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और हमें पता है कि खुद जो ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है वो इसको मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। ह्यूमन क्रियोनिक जो है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करा के प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा है। और नॉर्मली 6 मंथ्स के बाद ये भी डिजेनरेट हो जाता होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम आ जाते हैं, विच ग्लैंड सिक्रीट प्रोलैक्टिन एंड व्हाट इज़ इट्स रोल इन प्रेगनेंसी। तो प्रोलैक्टिन आपको पता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है 5th वीक को प्रेगनेंसी से ये इंक्रीज़ करना, मतलब आपको पता है कि नॉर्मली जो क्या कहते हैं नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके अंदर ये हार्मोन इनहिबिट होता है। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस से जो है वो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज़ हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी इस हार्मोन को रिलीज़ नहीं कर पा रहा होता। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके रिलीजिंग सिग्नल्स बढ़ जाते हैं, और इसका जो लेवल होता है वो 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से राइज होना शुरू हो जाता है। और अगर हम कंपैरिजन करें एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल और प्रेग्नेंट फीमेल में, तो जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें 10 to 20 टाइम्स ज़्यादा अमाउंट के अंदर ये हार्मोन होता है, मतलब उन्हीं के अंदर ज़्यादा अमाउंट के अंदर होता है। अब रोल जो है मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बता चुकी थी, बट मैं अगेन बता देती हूँ। इसके 3 काम होते हैं, इसने जो है मेनली 3 काम होते हैं, इसके अलावा एक और फंक्शन भी होता है। सबसे पहले इसका काम होता है लैक्टोजेनेसिस, यानी कि इसने इनिशिएशन ऑफ लैक्टेशन करानी है। सेकंड इसका काम है लैक्टोपोइसिस, जिसका मतलब है कि इसने जो लैक्टेशन है उसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। वो कैसे ये काम करती है, ये सीजेन और लैक्टल्ब्यूमिन जो है इसको सिक्रीट कराती है, इसकी फॉर्मेशन कराती है। जब ये सीजेन और लैक्टल्ब्यूमिन जो है वो सिक्रीट होते रहेंगे तो उससे मिल्क की प्रोडक्शन होती रहेगी। उसके बाद इन्होंने क्या कराना होता है, इसका इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट होता है। ये टी सेल्स के जो हमारे थाइमस के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं ना प्रोलैक्टिन के लिए, उसको इंक्रीज़ कराते हैं, रिसेप्टर्स को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा ब्रेस्ट की डेवलपमेंट भी ये कराते हैं, मतलब जैसे आपको नॉर्मली पता है कि एस्ट्रोजन ये काम कर रहा होता है फैट की डिपोजिशन करा के, लोब्यूल्स जो उसके ग्लैंड्स हैं उनको इंक्रीज़ करा के काम कर रहा होता है। तो उसके साथ साथ जो है प्रोलैक्टिन का भी यही फंक्शन होता है। बट प्रोलैक्टिन का मेन फंक्शन क्या होता है, मिल्क की इजेक्शन, जिसे हम बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस, इनिशिएशन ऑफ लैक्टेशन। ओके, इसके अलावा इसका एक लैक्टेशनल एमेनोरिया जिसको हम बोल रहे होते हैं। लैक्टेशन एमेनोरिया का मतलब होता है कि जब लैक्टेशन हो रही होती है, यानी कि जब बेबी को फीड किया जा रहा होता है, तो उस ड्यूरेशन के अंदर क्या होता है मेंस्ट्रुएशन इनहिबिट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो प्रोलैक्टिन का इसमें रोल होता है क्योंकि इनहिबिट कर देता है FSH एंड LH की प्रोडक्शन को, जो कि हमारे ओवरी को इनहिबिट कर देती हैं और वहाँ से मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही होती। सो दिस इज़ ऑल। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं।